हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एंड आज का ये लेक्चर आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ ये फाइलम एनिलिडा पार्ट 2 पर बेस्ड होगा। फाइलम एनिलिडा पार्ट 1 में मैंने आपसे 13 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर डिस्कशन किया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर डेवलपमेंट तक की सभी बातें पार्ट 1 में मैंने आपसे डिस्कस की और साथ में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि एनिलिडा फाइलम में जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें कैसे याद रखना है। उसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एनिलिडा पार्ट 2 से पहले आप पार्ट 1 को कंप्लीट कीजिए, देन आफ्टर आप मेरे इस लेक्चर को देखें। अब मैं आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एनिलिडा पार्ट 2 के बारे में। इस लेक्चर के पीछे क्या की कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। जब आप एनसीईआरटी से एनिलिडा फाइलम को पढ़ेंगे तो लोकोमोशन की बात वहाँ पर हुई है और वहाँ पर पैरापोडिया टर्म यूज़ हुआ है। ये भी बोला गया है कि पैरापोडिया कंपलसरी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है सभी एनिलीड्स में, क्योंकि ब्लड सकिंग लीच और अर्थवॉर्म को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं तो उनमें पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं। तो ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूरल सिस्टम को लेकर भी वहाँ पर डिस्कशन हुआ है कि इनके पास पेयर ऑफ गैंग्लिया होते हैं या गैंग्लियन होते हैं और इनके पास डबल वेंट्रल नर्व होती हैं, लेटरल नर्व कॉर्ड होता है। तो ये सब भी हमें डिस्कस करना है आज कि इनके पास न्यूरल सिस्टम किस टाइप का है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को लेकर बात करूं तो वो भी एनसीईआरटी ने हिंट किया है कि इनके पास नेफ्रीडियम या नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एंड 3 डिफरेंट जो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए हैं लाइक फेरेटिमा जिसको हम अर्थवॉर्म कहते हैं, नेरिस जो कि मरीन एक सैंडवॉर्म है, एनिलीड का एग्जांपल है, और ब्लड सकिंग लीच यानी कि हिरुडिनारिया। तो इन पर भी कुछ हाईली स्पेसिफिक कमेंट्स मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये लेक्चर एनिलिडा पार्ट 2 आपको आखिरी तक देखना है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में नीट में जितने भी क्वेश्चन एनिलिडा फाइलम से आए हैं उन सबको कवर करते हुए ये लेक्चर मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप बहुत केयरफुली सुने, बहुत केयरफुली समझें और जो भी कॉमेंट्स इस लेक्चर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उनको आप अपनी नोटबुक पर नोट करना मत भूलें, क्योंकि एनिलिडा फाइलम के पार्ट 2 में वो हर एक यूनिक स्पेसिफिक फीचर मैं आपको बताऊंगा जो एनसीईआरटी में दिया गया है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, एक्सक्लूसिव एंड यूनिक फीचर ऑफ एनिलिडा। यानी कि सबसे पहले पार्ट 2 में मैं आपसे कुछ एक्सक्लूसिव और यूनिक फीचर जो है एनिलिड फाइलम में आने वाले डिफरेंट एनिमल्स के वो डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले मैं यूनिक फीचर जो ले रहा हूं दैट इज द लोकोमोशन। देखिए, हम अपने 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जब डिस्कस करते हैं तो बाकी सभी चीज़ें तो हम जान लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी प्लान कैसा है, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है तो कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो कैसा है। लेकिन कई ऐसे यूनिक फीचर या एक्सक्लूसिव फीचर होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं हर फाइलम पर सेपरेटली, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ यूनिक या एक्सक्लूसिव फीचर पर कमेंट जो है वो बुक में दिए हैं। तो लोकोमोशन पर जब हम बात करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि जितने भी एनिलीड एनिमल्स हैं, जितने भी एनिलीड्स एनिमल हैं, वो सभी में लोकोमोशन की कैपेसिटी होती है। यानी कि द एनिलीड्स हैव कैपेबिलिटी टू लोकोमोट, यानी कि वो मूवमेंट कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं, वो स्विमिंग कर सकते हैं अगर वो एक्वाटिक हैं तो उनमें लोकोमोशन होगा, प्रेजेंट होगा। यानी वो टेरेस्ट्रियल है तो भी वो लोकोमोट हो सकते हैं, अगर वो एक्वाटिक है तो भी वो लोकोमोट हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब हम अर्थवॉर्म को अच्छे से जानते हैं और आपने देखा होगा आपके घरों में कि जो कैचुआ या अर्थवॉर्म होती है वो लोकोमोशन कर सकती है। एक्वाटिक की बात करें तो हम नेरिस की बात कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पर लीच की बात कर सकते हैं, और हम सभी जानते हैं कि ये एनिमल्स भी जो होते हैं वो एनिलीड्स हैं और वो लोकोमोशन करने में कैपेबल हैं। तो इनके लोकोमोशन के पीछे जो स्ट्रैटेजी है वो देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। वो सबसे प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी है इनकी, जो बॉडी वॉल है वो मस्कुलर है, यानी इनके पास इनकी बॉडी वॉल में मसल्स की प्रेजेंस है और उन मसल्स की प्रेजेंस की होने की वजह से ये लोकोमोशन करने में कैपेबल होते हैं। हालांकि आपको बता देता हूं कि इनकी बॉडी वॉल के मस्क्यूलर होने के साथ साथ हो सकता है कि कुछ एनिलिड एनिमल्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स के फॉर्म में पैरापोडिया प्रेजेंट हो, जो कि एक प्रकार से लेटरल अपेंडेजेस हैं। हो सकता है कि उनमें पैरापोडिया के साथ साथ सिटाई जैसे हार्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हों जो लोकोमोशन में हेल्प कर सकते हो सकता है पैरापोडिया प्रेजेंट ना हो, केवल सिटाई प्रेजेंट हो, या हो सकता है कि ना सिटाई प्रेजेंट हो ना पैरापोडिया प्रेजेंस हो, फिर भी वो लोकोमोशन कर सकते हैं। तो लोकोमोशन के पीछे प्रिंसिपल कंसेप्ट है इनकी बॉडी वॉल का मस्कुलर होना। पैरापोडिया का होना या ना होना लोकोमोशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पैरापोडिया लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो मेन प्रिंसिपल रीज़न है कि इनमें लोकोमोशन हो सकता है वो ये कि इनकी बॉडी वॉल जो है वो मस्कुलर है।
आपको बता दूं कि इनकी बॉडी वॉल की ये खासियत है कि इनकी बॉडी वॉल में जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो मसल्स सर्कुलर भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हैं, यानी दोनों टाइप की मसल्स इनकी मस्कुलर बॉडी वॉल लेयर में आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं बोलूं कि इनके पास जो इनकी बॉडी वॉल है जिसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों प्रकार की मसल्स प्रेजेंस हैं या प्रेजेंस रखती हैं, तो इनकी बॉडी वॉल में इन मसल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार का है, इन मसल फाइबर का अरेंजमेंट किस प्रकार का है, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। आपको याद रखना है कि इनके मस्कुलर जो वॉल है यानी कि बॉडी वॉल में जो मस्कुलर लेयर है उसमें इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से, यानी इनर साइड पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का अरेंजमेंट है। ये मैं कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इनकी बॉडी वॉल पर इनर बना रहा हूं या इनर साइड पर बना रहा हूं, और इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के ऊपर, आउटर बोलना चाहिए, इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के आउटर साइड पर अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सर्कुलर मसल्स जो है वो प्रेजेंस रखती हैं, यानी कि कुछ ऐसे। मैं दूसरे कलर से इसको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो इनकी बॉडी वॉल में दोनों प्रकार की मसल्स प्रेजेंट हैं, इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और आउटर सर्कुलर मसल्स। तो आप देख सकते हैं अंदर की ओर जो मसल्स हैं बॉडी वॉल में इनर, वो है लॉन्गिट्यूडनल, और आउटर जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो कैसी है, सर्कुलर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये तो नीट में, ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनके पास दोनों टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं इनकी बॉडी वॉल में, यानी कि सर्कुलर मसल्स भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होती हैं, लेकिन इनर लॉन्गिट्यूडनल हैं और आउटर सर्कुलर हैं, ये आपको याद रखना है। तो इनर मसल्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडिनल, एंड आउटर जो मसल्स हैं वो जो हैं वो सर्कुलर हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि मसल्स का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आप गट वॉल की स्टडी करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल या गट वॉल की स्टडी करेंगे, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि मस्क्यूलरिस नाम की एक लेयर प्रेजेंट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में या हमारी गट वॉल में। और वहां पर अरेंजमेंट ऑफ मसल्स जो है वो अगर देखा जाए तो एनिलीड्स की बॉडी में जो मसल्स का अरेंजमेंट है उससे जस्ट अपोजिट है, यानी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल या गट वॉल में मसल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल अपोजिट है एनिलीड से, यानी कि वहां पर इनर सर्कुलर मसल्स हैं और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। तो दिस इज वेरी कॉम्पेरेटिव पॉइंट। कई बार एग्जाम में अर्थवॉर्म को लिया जाता है और हमारी गट वॉल को लिया जाता है। जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि मस्कुलरिस लेयर होती है गट वॉल में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो अरेंजमेंट ऑफ मसल जो है वो अर्थवॉर्म में यानी एनिलीड्स में, और हमारी ह्यूमन की गट वॉल में मस्कुलरिस लेयर में बिल्कुल अपोजिट होता है, जो मैं आगे आपको एक बार फिर से डिस्कस करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए, मेरे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मैंने यूनिक फीचर लिया है कि लोकोमोशन के लिए जो प्रिंसिपल कंसेप्ट है वो इनकी बॉडी वॉल का मस्कुलर होना है। हालांकि अगर बॉडी वॉल मस्कुलर है तो उसके बाद पैरापोडिया या सिटाई जैसे स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन द प्रिंसिपल रीजन फॉर लोकोमोशन इज बॉडी वॉल इज मस्कुलर। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब मैं यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो अर्थवॉर्म या एनिलीड्स को कनेक्टेड करके पूछे जाते हैं कई बार मसल्स अरेंजमेंट के ऊपर, और ये सब एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया गया है, बस आपको पढ़ने की देरी है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि एनिलीड्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म को लेकर अगर मैं बात करूं तो इनके पास मस्कुलर बॉडी वॉल है, और इनकी मस्कुलर बॉडी वॉल में आपको देखने को मिलेगा कि इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। इस तरीके से इनर मसल्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल हैं और आउटर सर्कुलर मसल्स की प्रेजेंस आपको इनकी बॉडी वॉल में देखने को मिलेगी। तो मैंने इनर क्या बना दिया, लॉन्गिट्यूडनल, और आउटर क्या बना रहा हूं मैं, सर्कुलर, कुछ इस तरीके से। और इन मसल्स में होने वाले मूवमेंट की वजह से ये एनिमल्स जो हैं, अर्थवॉर्म जैसे एनिमल्स या एनिलीड्स जैसे एनिमल्स, वो अपना मूवमेंट या लोकोमोशन कर सकते हैं, भले ही वो टेरिस्ट्रियल हो या वो एक्वाटिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं बात करता हूं कि एस्केलमिंथस जो कि प्रीवियस फाइलम है, और वहां पर भी एनसीईआरटी ने ये डिस्कशन किया था कि इनके पास भी इनकी बॉडी वॉल में मसल्स की प्रेजेंस होती है, लेकिन वहां पर आपने देखा था कि इनके पास केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। इनकी बॉडी में सर्कुलर मसल जो है वो पूरी तरह से क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो इनके पास केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स इनमें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो ये एस्केलमिंथस के रिगार्डिंग पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया है।
तो फिर से मैं बता देता हूँ, एस्केलमिंथस फाइलम में हमने क्या देखा कि वो एनिमल्स जो हैं उनके पास उनकी बॉडी वॉल में मसल्स हैं, लेकिन केवल उनके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स क्या होती हैं उनमें एब्सेंट होती हैं। एनिलीड्स के पास उनकी बॉडी वॉल मस्कुलर है और उसमें दोनों प्रकार की मसल्स प्रेजेंट है, इनर लॉन्गिट्यूडनल और आउटर क्या है, सर्कुलर। अब हम बात करते हैं ह्यूमन को लेकर। ह्यूमन के पास उसके गट वॉल की जब हम हिस्टोलॉजी को पढ़ते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल या गट वॉल में हम देखते हैं 4 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। इनर मोस्ट लेयर को हम म्यूकोसा कहते हैं, उसके बाद सब म्यूकोसा होती है, उसके बाद मस्कुलरिस होती है और आखिरी में सिरोसा होती है। तो हम जब मस्कुलरिस लेयर ऑफ ह्यूमन गट को स्टडी करते हैं तो आपको जस्ट अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ मसल्स देखने को मिलेगा, और वो अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ मसल्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इनर जो है मसल्स वो सर्कुलर हैं, यानी पहले इनर मसल्स जो आएंगी वो सर्कुलर होंगी ह्यूमन की गट में, एंड आउटर जो मसल्स होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल अपोजिट है अर्थवॉर्म से। मैं आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ बीच में, क्योंकि कई बार मसल्स के अरेंजमेंट को लेकर अर्थवॉर्म को ह्यूमन की गट वॉल से कंपेयर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार एस्केलमिंथस में और अर्थवॉर्म में ये डिस्कशन किया जाता है कि एस्केलमिंथस एनिमल्स में इनमें से कौन सी मसल्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं, तो आपको आंसर देना केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। सर्कुलर मसल्स जो है वो एस्केलमिंथस में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। एनिलीड्स में सर्कुलर भी होती हैं, इनर भी होती हैं, लेकिन इनर होती हैं जो वो लॉन्गिट्यूडनल है और आउटर जो है वो कैसी है, सर्कुलर है। जबकि ह्यूमन की गट वॉल में हम स्टडी करें तो आपको इनर जो है वो सर्कुलर देखने को मिलेंगी और आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिलेंगी। तो आई होप कि आप ये कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रखेंगे अपने दिमाग में, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है पैरापोडिया। हालांकि ये लोकोमोशन से ही रिलेटेड है। आपको बता दूं पैरापोडिया सपोर्टिंग लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, क्योंकि जो एक्वाटिक एनिलिड्स हैं लाइक नेरिस, आपने नेरिस के बारे में पढ़ा हुआ है, और नेरिस जो है वो मरीन एनिमल है, मरीन एनिलिड का एग्जाम्पल है। तो इसके पास आप देखेंगे लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिनको हम पैरापोडिया कहते हैं। तो एनिलिड्स फाइलम में आने वाले कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बेसिकली मरीन एनिमल्स हैं, जो बेसिकली एक क्लास को बिलोंग करते हैं, उस क्लास को पॉलीकीटा बोला जाता है। और पॉलीकीटा क्लास में आने वाले जो मरीन एनिमल्स होते हैं बेसिकली जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, उनमें आपको मालूम चलेगा कि इनमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिनको हम पैरापोडिया कहते हैं। और ये स्विमिंग में या लोकोमोशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्योंकि ये मरीन है इसलिए इनमें लोकोमोशन को हम टर्म यूज कर सकते हैं स्विमिंग। इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की या कन्फ्यूजन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी एनिलिड एनिमल में लोकोमोशन के लिए जो प्रिंसिपल कंसेप्ट है वो केवल इतना है कि इनकी बॉडी वॉल में लॉन्गिट्यूडनल इनर और आउटर सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन कर सकते हैं, भले ही ये एक्वाटिक हों या टेरेस्ट्रियल हों। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ ऐसे भी एनिलिड्स एनिमल हैं जिनमें लोकोमोशन के लिए उनकी बॉडी वॉल मस्कुलर होने के साथ साथ उनमें कुछ लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पैरापोडिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेरिस की बात करें जो कि एक मरीन एनिलिड का एग्जांपल है जो क्लास पॉलीकीटा को बिलोंग करता है, और वो स्विमिंग कर सकता है क्योंकि उसकी बॉडी वॉल जो मस्कुलर है उसके साथ उनके पास पैरापोडिया भी प्रेजेंट है। आपको बता दूं पैरापोडिया के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो नेरिस है एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया गया है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और ये जो स्ट्रक्चर है इनको मैं पैरापोडिया कह सकता हूँ। आप जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनकी पैरापोडिया से कुछ कठोर हेयर लाइक यानी कि सॉलिड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी निकले होते हैं जिनको हम सिटाई कहते हैं या सिटी भी कहा जाता है। तो सिटाई या सिटी का मतलब होता है कि पैरापोडिया से ही नेरिस की बॉडी में आप देखेंगे कि कुछ सॉलिड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं जिनको सिटाई या सिटी के नाम से हम जानते हैं। आपको याद रखना है कि नेरिस एक ऐसा एनिमल है जिसमें लोकोमोशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। नंबर 1, इनकी बॉडी वॉल मस्कुलर है, ये तो आपको मालूम चली गया। प्लस इनके पास लेटरल अपेंडेजेस के फॉर्म में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, और इनके पैरापोडिया से ही कुछ ऐसे सॉलिड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं इनको आप सिटाई कहते हैं। तो अल्टीमेटली सर्वगुण संपन्न है हमारा नेरिस, क्योंकि उसके पास बॉडी वॉल मस्कुलर है जो सभी एनिलिड्स में होती है, कंपलसरी है, पर उसके साथ उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स और भी हैं जिनका नाम पैरापोडिया है। और उसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, इनके पास कुछ और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो लोकोमोशन में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं और उनको हम सिटाई कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पैरापोडिया नेरिस में पाया जाता है और इनकी बॉडी वॉल जो है वो मस्कुलर होती है।
इस प्रकार से मस्कुलर बॉडी वॉल के साथ पैरापोडिया रखने की वजह से ये एक्वाटिक एनिलीड्स जो हैं वो बड़े आराम से स्विमिंग कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि नेरिस के पास जो उनके पैरापोडिया हैं, उनके साथ ही उनके पास काइटिनस सिटाई भी प्रेजेंट होती हैं। इस प्रकार से सिटाई और पैरापोडिया दोनों लोकोमोशन में उनकी क्या करते हैं, हेल्प। लेकिन प्रिंसिपल कंसेप्ट क्या है, उनके पास बॉडी वॉल जो है वो मस्कुलर होती है। तो बॉडी वॉल मस्कुलर है अलॉन्ग विद पैरापोडिया, और काइटनस सिटाई प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई कि वो जो एनिमल्स हैं लाइक नेरिस या अदर जो मरीन एनिमल्स हैं जो पॉलीकीटा क्लास के अंदर आते हैं, वो सभी लोकोमोशन कर सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि देखिए एनिलीड्स जितने भी एनिमल्स उनकी बॉडी वॉल मस्कुलर है, एनसीईआरटी ने बोला है, लेकिन पैरापोडिया सभी के पास होंगे ये जरूरी नहीं है। जैसे कि पैरापोडिया कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, आपको देखने को मिलेगा हिरुडिनारिया में। ये भी एक्वाटिक एनिमल है, लेकिन ये फ्रेश वाटर में रहने वाला एनिमल है, और हम जानते हैं कि ये एक्टोपैरासाइट भी है। तो हिरुडिनारिया जैसे एक्टोपैरासाइट्स जो कि एक्वाटिक एनिमल हैं, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनमें पैरापोडिया पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। आपको बता दूं अर्थवॉर्म में भी पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं, लेकिन अर्थवॉर्म के पास काइटिनस सिटाई की प्रेजेंस होती है, और इस वजह से अर्थवॉर्म जो है वो मूवमेंट कर सकता है क्योंकि उसकी बॉडी वॉल मस्कुलर है। पर सिटाई जो अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो एक्चुअली में कठोर बाल की तरह स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ लिख रखा है कि एनिलीड सिटाई जो है, जो कि पैरापोडिया के साथ भी प्रेजेंस रख सकते हैं, पैरापोडिया के बिना भी सिटाई की प्रेजेंस हो सकती है, जैसे अर्थवॉर्म की बॉडी पर आपको दिखाएं। ये कुछ सॉलिड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो इस प्रकार से निकले होते हैं, और ये कहीं ना कहीं लोकोमोशन में डायरेक्टली हेल्प तो नहीं करते हैं, पर इनका एक कंसेप्ट है कि दे हेल्प। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो ये अटैच हो जाते हैं सरफेस से, क्योंकि टेरिस्ट्रियल एनिमल्स है अर्थवॉर्म, और अटैच हो जाते हैं सरफेस से, और बैक स्लाइडिंग की प्रोसेस जो होती है, जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर रहा होता है अर्थवॉर्म, तो जो बैक स्लाइडिंग की प्रोसेस है उसको ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं। यानी कि अर्थवॉर्म जब जमीनी सतह पर चल रहा होता है तो वो बैक स्लाइडिंग ना करे, पीछे की तरफ ना खिसके। इसमें जो सिटाई होते हैं, काइटिनस सिटाई जो होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि मूवमेंट जो अर्थवॉर्म में हो रहा है उसके लिए प्रिंसिपल रीजन मैं फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, उनकी बॉडी वॉल में प्रेजेंट सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। तो आपको अभी तक जो समझाया मैंने उससे आपको ये समझ में आ रहा है कि काइटिनस सिटाई की प्रेजेंस जो है वो पैरापोडिया के साथ भी हो सकती है, पैरापोडिया के बिना भी हो सकती है। काइटनस सिटाई विद पैरापोडिया रखने वाला ऑर्गेनिज्म तो आप बोलेंगे नेरिस, जो कि मरीन एनिमल्स है, पॉलीकीटा क्लास के अंदर आता है, फाइलम एनिलीड्स में। और अगर मैं बोलूं कि पैरापोडिया के बिना काइटनस सिटाई रखने वाला कोई एनिमल का नाम लें आप, तो वो टेरिस्ट्रियल एनिमल अर्थवॉर्म है, जिसके पास सिटाई प्रेजेंस रखती हैं, और ये अपना लोकोमोशन या मूवमेंट कर सकते हैं जमीन की सतह पर जब खिसकते हैं अपने मस्कुलर मूवमेंट की वजह से। तो सिटाई केवल इसमें हेल्प करती है कि बैक स्लाइडिंग की प्रोसेस को ये प्रिवेंट करती है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन ब्लड सकिंग लीच या हिरुडिनारिया के पास ना तो काइटनस सिटाई प्रेजेंस रखती है और ना ही उनके पास पैरापोडिया होते हैं, फिर भी ये लोकोमोशन या मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो प्रिंसिपल कंसेप्ट है जो कि हम कह रहे हैं बार बार कि इनकी बॉडी वॉल जो है वो मस्कुलर होती है और उसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की प्रेजेंस होती है। तो वेरी कॉमन लोकोमोशन के लिए जो मेनली रोल प्ले कर रही है वो इनकी बॉडी वॉल जो कि मस्कुलर है, पर उसके अलावा अगर एनिमल के पास पैरापोडिया हैं और सिटाई हैं तो वो लोकोमोशन करने में और ज़्यादा फेवरेबल बन जाते हैं, स्विमिंग करने में और ज़्यादा फेवरेबल बन जाते हैं। पर अगर पैरापोडिया नहीं है, केवल काइटिनस सिटाई प्रेजेंस रखती है जैसे कि अर्थवॉर्म, तो वहाँ पर अर्थवॉर्म मूवमेंट जो कर रहा है, लोकोमोशन जो कर रहा है, वो किसकी वजह से कर रहा है, अपनी मस्कुलर बॉडी वॉल की वजह से। लेकिन सिटाई वहाँ पर बैक स्लाइडिंग की प्रोसेस को प्रिवेंट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगला हमारा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है वो है नेफ्रीडिया। और नेफ्रीडिया के बारे में आपको केवल इतना याद रखना है कि जितने भी एनिलीड्स एनिमल हैं उनमें नेफ्रीडिया जो है वो एक लो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी कि इसको मैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह सकता हूं। तो नेफ्रीडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किनका, एनिलीड्स का, और ये ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो ऑब्वियसली ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहां पर मैं आपको प्रीवियसली जो मैंने एक्सक्रीशन से रिलेटेड बातें आपसे बताई हैं अपने डिफरेंट लेक्चर्स में, वो एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। प्रीवियसली हमने देखा है कि एक्सक्रीशन के लिए पोरीफेरा के पास, सिलेंट्रेटा के पास और टीनोफोरा के पास कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, बल्कि ये बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन प्लेटीहेलमिंथस में मैंने आपको मेंशन किया है कि एक्सक्रीशन के लिए इनके पास हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, जिनके बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूं। एंड एस्केलमिंथस भी हमने पढ़ा हुआ है और उसमें हमने आपको बताया कि एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, और एक्सक्रीटरी ट्यूब
प्लस एक्सक्रीटरी पोर्स की हेल्प से ये क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर प्रीवियसली जितने भी फाइलम मैंने आपसे डिस्कस किए उनमें एक्सक्रीशन से रिगार्डिंग जो भी कमेंट्स दिए हैं वो आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि पोरीफेरा के पास, सिलेंट्रेटा के पास और टीनोफोरा के पास कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। ये एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस से करते हैं। लेकिन प्लेटीहेलमिंथस के पास एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल्स होती हैं अलॉन्ग विद एक्सक्रीटरी पोर्स। लेकिन एस्केलमिंथस की बात करें तो उनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंस रखती है और एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू ये एक्सक्रीट कर देते हैं अपनी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को। तो अल्टीमेटली नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनिलीड्स का है। एक्सक्रीटरी ट्यूब प्लस एक्सक्रीटरी पोर्स की हेल्प से एस्केलमिंथस एक्सक्रीशन करते हैं। फ्लेम सेल्स और एक्सक्रीटरी पोर्स की हेल्प से प्लेटीहेलमिंथस जो फाइलम के एनिमल्स हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं। जबकि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा की बात की जाए तो इनमें बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन होता है। आगे हम जैसे जैसे और फाइलम को पढ़ेंगे आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बताता हुआ चलूंगा। अब मैं बात करता हूं न्यूरल सिस्टम को लेकर। तो एनिलीड्स जो एनिमल हैं उनके पास न्यूरल सिस्टम होता है। वेल डेवलप्ड तो नहीं कहूंगा, फिर भी डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो लोअर एनिमल्स हैं या जो नॉन कॉर्डेट्स में लोअर नॉन कॉर्डेट्स हैं लाइक कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनमें आप जनरली किसी भी न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम की बात नहीं करते हैं। हालांकि हमने एक जगह आपको बताया है कि मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिल सकता है सिलेंट्रेट्स में, जिसमें कि जो नर्व सेल्स होती हैं वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, लेकिन उनकी बॉडी में ब्रेन एब्सेंट होता है, इसलिए हम उनको मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम बोलते हैं या नर्व नेट के नाम से भी हम उसको जानते हैं। एनिलीड्स के नर्वस सिस्टम की जब बात की जाती है तो आपको याद रखना है कि ये पेयर्ड गैंग्लिया कंसिस्ट किए होते हैं, ठीक है ना। और वो जो पेयर्ड गैंग्लिया हैं वो कनेक्टेड होते हैं लेटरल नर्व से, और इनके पास डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंस रखता है। तो पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एनिलीड की बॉडी में नर्वस सिस्टम के बारे में वो सभी चीज़ें आपको बता देता हूं जो एटलीस्ट एनसीईआरटी में दी गई हैं। आपको याद रखना है कि इनके पास इस तरीके से ये ब्रेन की प्रेजेंस होती है। इनके फर्स्ट सेगमेंट में आप देखेंगे इस तरीके से इनकी बॉडी में आपको पेयर्ड गैंग्लिया देखने को मिलेंगे। ये इस तरीके से हर सेगमेंट में आपको पेयर्ड गैंग्लिया देखने को मिलेंगे जो एक्चुअली में देखा जाए तो ब्रेन का काम भी कर सकते हैं। एंड उसके अलावा मैं बात करूं तो आप देखेंगे इनके पास नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस भी होती है, यानी कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इस तरीके से डली होती है। ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। और आप देखेंगे कि जो पेयर्ड गैंग्लिया है वो लेटरल नर्व से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो हम इनकी बॉडी को अगर सिंपली डिफाइन करें तो आप देखेंगे इस तरीके से ये ब्रेन की प्रेजेंस होती है, ब्रेन से कनेक्टेड होता है, इस तरीके से पूरी बॉडी में फैली होती है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। आप हर सेगमेंट में देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेगमेंट ले लूं तो इस तरीके से यहाँ पर लेटरल नर्व होगी और लेटरल नर्व से कनेक्टेड होंगे इस तरीके से पेयर या पेयर्ड गैंग्लियो या गैंग्लिया। तो पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड होते हैं किससे, लेटरल नर्व से, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनकी पूरी बॉडी में फैली होती है। और आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम ब्रेन कह सकते हैं। हालांकि जो पेयर्ड गैंग्लिया हैं वो हर एक सेगमेंट में ब्रेन का काम कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रीवियसली मैंने आपको केवल इतना बताया कि नर्वस सिस्टम जो है वो एक बहुत एडवांस सिस्टम होता है और वो लोअर एनिमल्स में आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी याद रखें कि सिलेंट्रेटा के पास नर्व नेट प्रेजेंट होता है जो कंसिस्ट किए होता है इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स को। हालांकि इनके पास ब्रेन की एब्सेंस होती है, इसलिए मैंने वहां पर लिखा हुआ है कि सिलेंट्रेटा ऐसे एनिमल्स हैं जो मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम रखते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो जब भी नर्वस सिस्टम को लेकर या न्यूरल सिस्टम को लेकर एनिलीड्स पर आपका डिस्कशन हो तो आप बताएंगे इनके पास ब्रेन होता है डेफिनेटली, इसलिए आप मोस्ट प्रिमिटिव नहीं कह सकते हैं, इनके पास ब्रेन होता है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो पूरी बॉडी में फैली होती है, और हर सेगमेंट में लेटरल नर्व निकली होती है, लेटरल नर्व कॉर्ड निकली होती है, और वहां से पेयर ऑफ गैंग्लिया जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं नेरिस को लेकर। अब हम बात करेंगे एक एक एग्जांपल पर हाईली स्पेसिफिक कमेंट को लेकर। नेरिस जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि एक मरीन और फ्री लिविंग एनिमल है या एनिलीड्स है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि नेरिस जो होता है वो मरीन एनिमल है और फ्री लिविंग है, ठीक है ना। ये मैं पहले हैबिटेट में आपसे डिस्कस कर चुका हूं। पैरापोडिया इनके पास प्रेजेंस रखते हैं और उनके ऊपर या पैरापोडिया से कनेक्टेड होती हैं सिटाई, जो कि एक प्रकार के सॉलिड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक स्लाइडिंग की प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं अर्थवॉर्म में। लेकिन नेरिस के पास भी सिटाई प्रेजेंस रखते हैं अलॉन्ग विद पैरापोडिया।
और वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। आपको बता दूं पैरापोडिया के बारे में केवल एनसीईआरटी ने इतना लिखा हुआ है कि पैरापोडिया हेल्प्स इन लोकोमोशन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखें कि पैरापोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी हैं और नेरिस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी हैं, यानी कि पैरापोडिया रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नेरिस में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको नेरिस में देखने को मिलेगा, जबकि डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको अर्थवॉर्म में देखने को मिलेगा, हिरुडिनारिया यानी ब्लड सकिंग लीच में देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की वजह से लार्वल स्टेजेस इनमें प्रेजेंस रखती हैं और इनकी जो मोस्ट पॉपुलर लार्वल स्टेज है उसका नाम आपको याद रखना है ट्रोकोपोर। तो ट्रोकोपोर पर एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रोकोपोर इनमें से किस एनिमल की लार्वल स्टेज है, तो वहां पर आंसर था नेरिस। तो एनिलीड्स या नेरिस से रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो ट्रोकोपोर जो है वो लार्वल स्टेज है जो नेरिस की लार्वल स्टेज के नाम से जानी जाती है। प्रीवियसली मैंने आपको बहुत सारे एनिमल्स की लार्वल स्टेजेस के बारे में बताया है, आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मैंने आपको डिस्कस किया है, आपको हमेशा ये डाउट होता है कि हमें सभी एनिमल्स की लार्वल स्टेजेस को रटना पड़ेगा। तो देखिए सभी एनिमल्स की लार्वल स्टेजेस को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो लार्वल स्टेजेस के ऊपर पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो आपको ज़रूर याद रखने होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा में स्कीफोजोअन मेड्यूसा नाम से जाने जाने वाली जेली फिश जिसको ऑरेलिया भी कहा जाता है, वहां पर मैंने आपको बताया ये दो लार्वल स्टेजेस इंपॉर्टेंट बनाती है, एक प्लान्यूला और एक इफाइरा, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने देखा था स्कीफोजोअन मेड्यूसा यानी जेली फिश में कि फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल होता है और जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है वो प्लेन्यूला लार्वा में डेवलप हो जाता है, और प्लेन्यूला लार्वा जो होता है वो एक पोलिप स्टेज बनाता है, हालांकि वो डोमिनेंट स्टेज नहीं होती है। देन आफ्टर इफाइरा लार्वा बनता है और इफाइरा लार्वा से अगेन मेड्यूसा स्टेज में जेलीफिश कन्वर्ट हो जाती है। तो मैंने आपको ये पहले भी डिस्कस किया है कि जो जेलीफिश है या कहा जाए तो जो ऑरेलिया है या स्कीफोजोअन मेड्यूसा भी इसको कहा जाता है क्योंकि स्कीफोजोआ क्लास को बिलोंग करता है सिलेंट्रेट्स में ये। तो मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें ट्रू मेटाजेनेसिस नहीं होता, ट्रू मेटाजेनेसिस नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने पोलिप फॉर्म को डोमिनेंटली गवर्न नहीं करता है बल्कि ये मेड्यूसा टू मेड्यूसा ही बनाता है। एंड सेकंड में बात करूं तो मैंने आपको टीनोफोरा में भी ये चीज़ बताया है कि इसमें एक लार्वल स्टेजेस होती है, इसको साइडेपिड लार्वा कहते हैं, और ये स्पेशली प्लूरोब्रेकिया की लार्वल स्टेज है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। प्लेटीहेलमिन्थस में भी मैंने आपको बताया कि लिवर फ्लूक में आप कम से कम लार्वल स्टेजेस का नाम याद रखें, मेटासर्केरिया जो कि ऐसी लार्वल स्टेज है जिस फॉर्म में वो इन्फेक्टेड करता है ह्यूमन को, ह्यूमन जो है वो लिवर फ्लूक का प्राइमरी होस्ट है, और मिरासीडियम जो है वो एक ऐसी लार्वल स्टेज है लिवर फ्लूक या फेसियोला की जिसमें वो इन्फेक्टेड करता है स्नेल को, और स्नेल जो है वो लिवर फ्लूक का सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट है। तो लार्वल स्टेजेस के बारे में अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया वो सभी मैंने यहाँ पर कंपाइल कर दिया है, आपको याद रखना है। सिलेंट्रेटा में जेलीफिश की लार्वल स्टेजेस क्या होती हैं, प्लान्यूला और इफाइरा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीनोफोरा की लार्वल स्टेज में आपको साइडेपिड लार्वा याद रखना है जो कि प्लूरोब्रेकिया की लार्वल स्टेज है, और प्लेटीहेलमिन्थस में केवल आपको याद रखना है लिवर फ्लूक की दो लार्वल स्टेजेस के नाम, एक मेटासर्केरिया जिस स्टेज में वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमन प्राइमरी होस्ट को, और मिरासीडियम जिसमें वो इन्फेक्ट करता है स्नेल जैसे अपने सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट को। आगे हम बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेरिस है उसमें डायोसियस सेक्स आपको देखने को मिलेगा, और ये मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि मोनोसियस और डायोसियस दोनों टाइप के सेक्स रखने वाले एनिमल्स आपको एनिलीड्स में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन नेरिस जो है उसमें सेक्स डायोसियस होता है, जबकि अर्थवॉर्म और मैं हिरुडिनारिया यानी लीच की बात करूं तो उनमें सेक्स जो है वो मोनोसियस होता है, और ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ही प्रॉपर वे में बताया हुआ है। फेरेटेमा यानी कि अर्थवॉर्म की जब हमें बात करता हूं तो आपको याद रखना है कि ये टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग एनिमल है, ये कई बार हैबिटेट को लेकर क्वेश्चन आ जाता है। तो अर्थवॉर्म एक टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग एनिमल है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, एंड इसके पास काइटनस सिटाई प्रेजेंस रखती हैं, पैरापोडिया इसमें एब्सेंट होते हैं। हालांकि अर्थवॉर्म टेरेस्ट्रियल है और वो लोकोमोशन कर सकता है, और उसमें सिटाई की प्रेजेंस उसकी बैक स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट केवल किस में देखने को मिलेगा आपको, मैंने आपको पहले भी बता दिया, केवल आपको नेरिस में देखने को मिलेगा। हमारे पास तीन एग्जाम्पल हैं, एक नेरिस है, एक अर्थवॉर्म है, और एक हमारे पास ब्लड सकिंग लीच यानी हिरुडिनारिया है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको नेरिस में देखने को मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको बाकी दोनों एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा, चाहे मैं अर्थवॉर्म की बात करूं या मैं ब्लड सकिंग लीच यानी हिरुडिनारिया की बात करूं। सेक्स मोनोशियस है यानी कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, और हमने अच्छे से जाना है कि
मोनोसियस और डायोसियस दोनों सेक्स एनिलीड्स में होते हैं, जिसमें मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि नेरिस डायोसियस सेक्स रखता है, जबकि ब्लड सकिंग लीच और अर्थवॉर्म में सेक्स मोनोसियस होते हैं, यानी कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। अब मैं बात कर लेता हूं हिरुडिनारिया के बारे में, तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज कराता हूं। हिरुडिनारिया में हमने क्या पढ़ा हुआ है? सबसे पहले कि ये फ्रेश वाटर में रहता है, लेकिन ये एक्टो पैरासिटिक नेचर रखता है, यानी कि ये पैरासिटिक है, ये पैरासाइट है। एंड पैरापोडिया इनमें पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, इनमें सिटाई भी एब्सेंट होते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ना इनके पास पैरापोडिया है, ना इनके पास सिटाई है, काइटनस सिटाई। फिर भी ये लोकोमोशन कर सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी वॉल बाकी एनिलीड्स की तरह मस्कुलर है और उसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों मसल्स प्रेजेंस रखती हैं। सेक्स की बात करें तो ये मोनोसियस सेक्स रखते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। तो हम सभी जानते हैं कि चाहे बात हिरुडिनारिया की हो रही हो या फिर बात हो रही हो अर्थवॉर्म की, दोनों ही मोनोसियस एनिमल हैं, डायोसियस केवल नेरिस है। एंड डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होगा लाइक अर्थवॉर्म, ठीक है ना। एंड उसके अलावा अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो एग्जामिनेशन में पहले आ चुकी है। भले ही एनसीईआरटी में एनिलीड्स की क्लासेस के बारे में डिस्कशन ना किया गया हो, लेकिन एनिलीड्स की क्लासेस के ऊपर पहले प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपसे बनने ज़रूरी हैं। इसलिए एक छोटा सा डिस्कशन मैं करता हूं क्लासेस ऑफ एनिलीड्स को लेकर। आपको याद रखना है फाइलम एनिलीडा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 इज द पॉलीकीटा। तो पहली क्लास जो एनिलीड्स की है उसको हम पॉलीकीटा कहते हैं, दूसरी क्लास को ऑलिगोकीटा कहते हैं और तीसरी क्लास को हिरुडिनिया कहते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद रखा देता हूं मैं कि पॉलीकीटा क्लास में जितने भी एनिलीड्स एनिमल आते हैं वो सभी में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि दे आर मरीन एनिमल्स। वो सभी के सभी कैसे एनिमल्स हैं? मरीन एनिमल्स हैं, एज वेल एज दे आर फ्री लिविंग, और उनमें डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। तो आपको बता देता हूं कि जितने भी एनिमल्स पॉलीकीटा में आते हैं वो मरीन एनिमल्स हैं, उनमें पैरापोडिया की प्रेजेंस होती है अलॉन्ग विद सिटाई। एंड आप देखेंगे कि वो सभी मरीन एनिलीड्स जो हैं उनकी क्लास को पॉलीकीटा बोला गया है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो एटलीस्ट हमें याद रखना है वो है नेरिस। लेकिन अगर आप चाहें तो सी माउस का एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं, जो कि नॉन एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, वो भी पॉलीकीटा क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है ना। ऑलिगोकीटा की बात की जाए तो इसमें जितने भी एनिलीड्स एनिमल को रखा गया है मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल एनिलीड्स, एंड इसका बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है अर्थवॉर्म। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थवॉर्म इनमें से किस क्लास को बिलोंग करता है, तो आपका आंसर होगा ऑलिगोकीटा, ओके। एंड हिरुडिनिया जो है वो एक ऐसी क्लास है एनिलीड फाइलम की जिसमें फ्रेश वाटर में रहने वाले ब्लड फीडर्स आते हैं, जो कि मोस्टली एक्टो पैरासाइट्स हैं। और आप इशारा समझ गए होंगे, यानी कि हिरुडिनिया में जो आने वाला एनिमल है डेट इज द हिरुडिनारिया, जिसको हमने ब्लड सकिंग लीच भी बोला है, ब्लड सकिंग लीच। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे उल्टे क्वेश्चंस पूछे जाएं, फॉर एग्जांपल कि आपसे पूछा जाए कि नेरिस जो है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अर्थवॉर्म किस क्लास को बिलोंग करता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिरुडिनारिया किस क्लास को बिलोंग करता है, तो आप बड़े इजीली आंसर दे सकते हैं कि नेरिस पॉलीकीटा क्लास को बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन आया है। अर्थवॉर्म जो है वो ऑलिगोकीटा क्लास को बिलोंग करता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। एंड हिरुडिनिया से हम वैसे समझ जाते हैं, हिंट मिल जाती है कि इस क्लास में हिरुडिनारिया आता होगा। अब जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें मैं बता रहा हूं वो ये है कि नेरिस जो कि पॉलीकीटा क्लास को बिलोंग करता है, उसमें नेरिस के अलावा वो सभी एनिमल्स को काउंट करूंगा मैं जो मरीन एनिमल्स हैं, जो कैसे एनिमल्स हैं, मरीन, और इनमें पैरापोडिया आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। और साथ में वो काइटनस सिटाई भी रखते होंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑलिगोकीटा क्लास में अर्थवॉर्म आता है और इसमें वो सभी एनिमल्स भी आते हैं जो एनिलीड्स टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिलीड्स हैं वो इसमें आते हैं और मोस्टली दे आर फ्री लिविंग। और बेस्ट एग्जांपल मैं दे ही चुका हूं आपको, अर्थवॉर्म होगा। हिरुडिनिया क्लास में हिरुडिनारिया आएगा, इसमें जो भी एनिमल्स आते हैं जनरली वो फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं, लेकिन याद रखिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि वो ब्लड फीडर्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड फीडर्स होते हैं। और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे ही चुका हूं, हिरुडिनारिया जो कि हिरुडिनिया क्लास को बिलोंग करता है। आपको अगर एक्स्ट्रा एक एग्जांपल याद रखना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, सी माउस। आप याद रख सकते हैं सी माउस। सी माउस भी पॉलीकीटा क्लास को बिलोंग करता है लाइक नेरिस, और इसको एफ्रोडीटा या एफ्रोडाइट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। आपको याद रखना है कि जितने भी एनिमल्स पॉलीकीटा क्लास में आते हैं उनमें डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट होता है, और जितने भी एनिमल्स ऑलिगोकीटा या हिरुडिनिया में आते हैं उनमें डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेरिस में डेवलपमेंट क्या होता है, आपको याद होना चाहिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना। जबकि
अर्थवॉर्म और हिरुडीनिया में या हिरुडिनारिया में डेवलपमेंट कैसा होता है, तो आप जानते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट फाउंड इन नेरिस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट फाउंड इन हिरुडिनारिया यानी ब्लड सकिंग लीच प्लस अर्थवॉर्म, जिसको हम फेरेटिमा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन दी है, मोर इन्फॉर्मेशन में आपको ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई क्वेश्चन एनिलीड फाइलम पर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, क्योंकि आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में मैंने देखे हैं, जहां पर क्लासेस को लेकर एनालिटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो अब वो सभी क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने मेरा ये लेक्चर बहुत केयरफुली सुना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एनालिट फाइलम में जितना भी मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। आपको वो सभी पॉइंट्स, वो सभी कॉमेंट्स, वो सभी चीज़ें बहुत केयरफुली अपनी नोटबुक पर नोट करना है, लिखना है और याद रखना है आपको। इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, या मैं कह सकता हूँ जीरो है। तो एटलीस्ट एनालिट फाइलम में हमें कितना पढ़ना चाहिए, ये सब मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर्स में बता दिया है। अब आपको पढ़ना है और आगे हम डिस्कस करेंगे आपसे हमारे अगले एनिमल किंगडम के फाइलम के बारे में, जिसका नाम होगा आर्थ्रोपोडा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।